खिलाफ अब जिहाद का ऐलान कर देंगे। क्या पश्चिम एशिया की चिंगारी दुनिया को जला देगी? तेल के कुओं से उठने वाली आग क्या विश्व की अर्थव्यवस्था को राख कर देगी? क्या खाड़ी देश युद्ध की आग में जल जाएंगे? क्या खामनेई के खात्मे के बाद दुबई, दोहा और रियाद जैसे शहर सुरक्षित रह पाएंगे? क्या समुद्री रास्ते बंद हुए तो दुनिया की सांस रुक जाएगी? क्या खाड़ी देश के बड़े आधुनिक और महंगे शहर मिसाइलों की रेंज पर आ गए हैं? क्या अमेरिकी मिलिट्री अड्डों ने खाड़ी देशों को सीधे युद्ध में धकेल दिया है? क्या तेल की राजनीति अब बारूद की भाषा बोलने लगी है? क्या दुनिया में महंगाई का नया तूफान आने वाला है? ईरान से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को तहस नहस कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अबू धाबी, दुबई और दोहा पर मिसाइल अटैक कर दिया। इस हमले में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर आग लग गई। दोहा में ईरान के ड्रोन ने अल उदैद एयरबेस पर हमला किया। खाड़ी में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन दुनिया की ऊर्जा धड़कन माने जाते हैं। इन देशों का बड़ा तेल निर्यात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। ये ऐसा समुद्री रास्ता है जहां हल्का सा भी तनाव दुनिया के बाजार को हिला सकता है। ये रास्ता रुका तो पेट्रोल डीजल के दाम चढ़ेंगे, महंगाई की मार बढ़ेगी और शेयर बाजारों में घबराहट साफ दिखने लगेगी। और इसका असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, एशिया से यूरोप तक हाहाकार मच जाएगा। The other thing that is very, very important is that the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, was not just the head of state de facto, he was also a religious figure who had a certain importance in the world of Shia Islam. तेल अवीव से खाड़ी तक हमलों की गूंज ने खतरे की रेखा और चौड़ी कर दी है। अब सवाल सिर्फ सीमित जवाई कार्रवाई का नहीं, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा तंत्र का है। अगर टकराव और फैलता है तो खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने सीधे ईरान के निशाने पर होंगे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेड़ा तैनात है। कतर में अल उदैद जैसा बड़ा एयरबेस पहले से ही ईरान के टारगेट पर आ चुका है। यूएई भी वॉशिंगटन का अहम साझेदार रहा है और यही वजह है कि ईरान के हमले यहां भी होंगे। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है, क्या चमकते कारोबारी शहर भी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या दुनिया में आर्थिक ताकत माने जाने वाले ये देश भी अब जंग लड़ेंगे? Is that he had followers in Lebanon, in Iraq, in Bahrain, in Saudi, in the UAE, in Pakistan, and many other countries. And there is a risk of major escalation in those areas precisely because of this. खाड़ी देश सिर्फ तेल नहीं बल्कि निवेश, एयर ट्रैफिक, शिपिंग और फाइनेंस के बड़े केंद्र हैं। अगर जंग के हालात बढ़े तो दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट जाएगी, सोने और डॉलर महंगे होंगे और एशिया के बाजार बेहद दबाव में आ जाएंगे। इसका असर भारत, चीन और यूरोप तक होगा।
All our action is defensive, it's within international law, it's coordinated with regional allies to make sure that we can reinforce and protect not just our UK personnel and people, but UK allies, bases and partners in the region. And we share that long-term aim. We share that determination that Iran should never have a nuclear weapon. एक्सपर्ट मानते हैं कि खाड़ी देश सीधे युद्ध नहीं चाहते। उनका यकीन संतुलन की राजनीति में है। एक तरफ सुरक्षा समझौता तो दूसरी तरफ बातचीत। लेकिन अगर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ते हैं तो तेल के ठिकाने और बंदरगाह खतरे में आ जाएंगे और ये एक नई जंग की शुरुआत होगी जिसका असर बेहद बुरा होगा। के लिए भी तैयार हैं और अगर ईरान बातचीत चाहता है तो वो बातचीत करेंगे, लेकिन शायद वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। क्या इसका अब फर्क पड़ता दिखाई देगा अगर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है? जी हाँ, अगर बातचीत शुरू होती है तो हमेशा किसी भी युद्ध में अगर बातचीत की जरा सी भी पॉसिबिलिटी दिखती है उसे करना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि सिर्फ 24 घंटे से ज्यादा हुआ है और कितनी अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही कि ये युद्ध कितनी दिन चलेगा, क्या होगा। लेकिन बात यह है कि ट्रंप किससे वहां पर बात करेंगे। बात करने से पहले वहां पर एक जो है एजेंडा होना चाहिए। बातचीत किस चीज के लिए? डी एस्केलेशन के लिए, रिजीम चेंज के लिए, डीमिलिटराइजेशन के लिए, न्यूक्लियर बात करेंगे, मिसाइल पे बात करेंगे। इस एजेंडा पर इस बार बातचीत से पहले तय होना चाहिए। क्या वो बातचीत शुरू होगी जो जिनेवा में आधी रह गई थी? या अभी कई चीजें आगे बढ़ गई हैं जिनको भी इसमें एड्रेस करने की जरूरत है। कर्नल राठौर, जो बात सामने आ रही है वो ये कि ओमान और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है और तब ओमान ने कहा है कि तनाव कम करने पर अब ईरान भी सहमत है और ट्रंप ने अब इस पर हामी भरी है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार है, कि वो तनाव और कम करना चाहता है, तो फिर मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूं। यहां ओमान की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? ये वही ओमान है जिसके ऊपर आज शाम को ईरान ने अटैक किया था। बिल्कुल। बहरहाल ओमान अपनी भूमिका निभा रहा है और इस बातचीत में जो सब पहली चीज है, डी एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। पहले ये दोनों पक्ष अपने अपने ये मिसाइल और बॉम्ब बंद करें और उसके बाद बातचीत वहां से शुरू करें जहां छूटी थी, जिनेवा में। जी। ईरान किस तरीके की व्यवस्था में रहना चाहता है, वो धार्मिक व्यवस्था में रहना चाहता है, वो डिक्टेटरशिप में रहना चाहता है, वो और किसी व्यवस्था में रहना चाहता है, ईरान को रहने दे। अगर इस तरीके की बातचीत शुरू करते हैं तो इसका नतीजा निकाला जा सकता है। लेकिन अगर एक बहुत लार्जर एजेंडा लेके चलेंगे कि हम यहाँ की व्यवस्था बदली करेंगे, हम यहाँ पर न्यूक्लियर नहीं रहने देंगे, हम मिसाइल प्रोग्राम को पीछे घसीट देंगे, वगैरह वगैरह, तो बातचीत शायद अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे न पहुंचे। लेकिन कर्नल राठौर साहब, जिस तरीके के इरादे ईरान की तरफ से भी दिखाए जा रहे हैं वो भी कुछ कम खौफनाक नहीं है। लेकिन ये आपकी राय दर्शकों तक पहुंचे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इधर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अब खाड़ी देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया है। ईरान की मिसाइलों ने धमाके किए, 12 देशों में इसके धमाके महसूस किए गए। ईरान युद्ध को यूरोप महाद्वीप तक अब फैला दिया गया है। उधर अमेरिका इजराइल संयुक्त हमला तेज कर चुके हैं और इसमें युद्ध में अब थर्मो न्यूक्लियर हथियारों के धमाकों का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में यह समझना जरूरी है, क्या है ये एच बम जिसमें अब ट्रंप भी डरते दिखाई दे रहे हैं।